हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। वीडियो को पूरी देखेगा, अगर पूरी नहीं देखेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने से पहले हम ज़रा बिजनेस समझते हैं। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि सामान के प्रोडक्शन से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक रिलेटेड होती है। ठीक है, एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ईदर सर्विसेज। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट जनरेशन से रिलेटेड होती है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो बिजनेस कहलाती है। अब बिजनेस क्यों किया जाता है? बिजनेस जीवनी लिवलीहुड कमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंसान अगर जी रहा है तो उसके खर्चे भी होते हैं। खर्चे पूरे करने के लिए पैसा चाहिए होता है जो बिजनेस से आता है। ठीक है, बिजनेस इज डन फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। बिजनेस पैसे कमाने के लिए ही किया जाता है। अब आते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट पे। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि कंपनी कंपनी के ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आर्थम आर्थर एम वीमर ने भी कहा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसी कंडीशंस का सेट होता है जो कि बिजनेस के काम को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये जो इन्वायरमेंट होता है ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके 6 पॉइंट है। सबसे पहला, डिपेंडेंस ऑन ईच अदर। बिजनेस जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लीगल, पॉलिटिकल, नेचुरल, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक एक अगर चेंज होता है तो दूसरे के ऊपर इफेक्ट अपने आप ही पड़ जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। कोई भी चीज़ एक बार के लिए फिक्स नहीं रहती। ठीक है, आज एक टेक्नोलॉजी चल रही है, कल वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीफेरियस नेचर। ये मल्टी फैक्टर्स होते हैं इसमें। बिजनेस के इन्वायरमेंट में सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होते, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पॉलिटिकल है, सोशो कल्चरल है, हमारे इंटरनल में आ जाते हैं, हमारे सप्लायर, कस्टमर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखेगा। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजिंग सिनेरियोज। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो सिनेरियो मतलब, तो बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके से बदल रहा है, मार्केट में बने रहने के लिए हमें क्या इनोवेशन करनी चाहिए, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट में आता है अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल अनसर्टेन होता है। कोई भी पहले से पता नहीं लगा सकता है कि नेक्स्ट स्टेप एग्जैक्टली क्या होने वाला है। हाँ, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बट एकदम करेक्ट नहीं होता वो। ठीक है, अनसर्टेन होता है, कभी भी बदल सकता है। नेक्स्ट आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरनल को तो कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन एक्सटर्नल को तो कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट की नॉलेज देता है। किस तरीके से बिजनेस को सरवाइव कराया जा सके लंबे समय तक, किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, किस तरीके से कंपटीशन से बचा जा सकता है, वो चीज़ हमें बिजनेस एनवायरनमेंट में से हेल्प मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वही वाली चीज़ रिपीट होती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अपनी पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है, किस तरीके से हमें एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर कम करना है, सब चीज़ों से हेल्प करता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, हमें ट्रेंड्स को चेंज करने में बता देता है कि फ्यूचर में इस चीज़ को अगर हम करते हैं तो हमारा बिजनेस जो है अच्छे से रन कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई चीज़ पहले से पता चल रही है कि हाँ अभी ये चीज़ जो है इनोवेटिव होने वाली है, तो हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं, औरों से पहले उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पफुल इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलप्स कंपटीशन एबिलिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट कंपटीशन को झेलने में हेल्प करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट से हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हम उनसे आसानी से compete कर सकते हैं बिना किसी हार्म के। नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के दो एलिमेंट होते हैं मेन, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट में भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला आता है कल्चर। बिजनेस का कल्चर कैसा है? कल्चर में आ जाते हैं हमारे
जो टॉप पोजीशन पे जितने भी एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, हमारी पॉलिसी क्या सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ही फोकस किया जा रहा है या फिर हमारा ओवरऑल इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, हमारे वर्किंग लैंग्वेज क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं, वो सब जो हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है ना उसको अफेक्ट करती है। हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो इंटरनल पीस भी बना सकती हैं और कई बार ग्रजेस भी क्रिएट कर सकती है। तो कल्चर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बिजनेस के एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट आता है कंपनी का मिशन। कंपनी का मिशन उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे कि रैनबैक्सी का मिशन था कि वो एक रिसर्च बेस्ड इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी बनेगी। तो उसके उसी मिशन ने उसको फॉरेन मार्केट में एंट्री दिला दी। नहीं तो वो भी बाकी सब कंपनीज की तरह नॉर्मल इंडियन मार्केट बन के इंडियन मार्केट में ही अपना जो है बिजनेस करके रह जाता। ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। हमारा टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है कि हमारे टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन होती है, बॉटम टू टॉप कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। एम्प्लॉयज़ को कितनी फ्रीडम है अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने की, अपने आइडियाज़ शेयर करने की, वो सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है टॉप मैनेजमेंट। अगर हमारा टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से वहाँ पे वर्क कर सकते हैं और वो सब चीज़ें जो है गोल ओरिएंटेशन में हेल्प करती है। लेकिन अगर हमारा टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है तो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो सकती है और इंडस्ट्रियल पीस को हार्म हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर स्ट्रक्चर। कौन सा पावर स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं? लेज़ी फेयर यूज़ कर रहे हैं, ऑटोक्रेटिक यूज़ कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक यूज़ कर रहे हैं, वो सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर लेज़ी फेयर है तो हमारा जो एम्प्लॉयज़ है बहुत ज़्यादा जो है स्किल्ड होने चाहिए। अगर हम लेज़ी फेयर यूज़ कर रहे हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ भी स्किल्ड नहीं है तो सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी, हमारा गोल जो है कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज माने जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी वर्कर्स, डेली वेज वर्कर हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो सारे ह्यूमन रिसोर्स में आ जाते हैं। गुड इन ह्यूमन रिसोर्स, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मतलब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है अच्छे से हो जाएगा, एफिशिएंटली हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स ही अच्छी नहीं है तो कंपनी में कितनी भी चेंजेस कर लो, कोई भी गोल टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है ब्रांड इक्विटी। हमारी ब्रांड की इमेज क्या है, ठीक है, उसकी गुडविल कितनी है। देखो अगर हमारी ब्रांड की इमेज अच्छी है तो हमें फाइनेंस कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है, और हमें किसी दूसरी कंपनी से अलायंस बनाना है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें भी हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी ब्रांड की इमेज अच्छी नहीं है ना तो कोई भी हमें पैसा नहीं देगा, ठीक है, कोई भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए ब्रांड इमेज भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो चीज़ें होती हैं। देखो एक तो होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, जो छोटे लेवल पे मतलब जो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को एक बार में इफेक्ट करता है, ठीक है, या फिर एक ही कंपनी को इफेक्ट करता है, इंडस्ट्री में सभी को इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट आता है मैक्रो एनवायरनमेंट, जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है एज अ लार्ज, ठीक है। अब माइक्रो एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट में भी फैक्टर्स होते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहला फैक्टर होता है सप्लायर। सप्लायर हमें पता है क्या होता है। सप्लायर होता है कंपनी कहीं से रॉ मटेरियल खरीदती है तो रॉ मटेरियल जो उसको सप्लाई करता है ना सामान बनाने के लिए, वो सप्लायर होता है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सप्लायर ही कंपनी वालों को सामान देने से मना कर दे कि नहीं अभी तो मेरा रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा, बड़ी मंदी चल रही है, या फिर वो प्राइस बढ़ा दे, ठीक है, या फिर वो हमारे कॉम्पिटिटर को हमसे सस्ता रॉ मटेरियल दे दे, तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस को तो हार्म हो जाएगा ना, उसकी तो कॉस्ट बेकार हो जाएगी, कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉम्पिटिटर को दे दिया तो वैसे कॉस्ट चल जाएगी, प्राइस चेंज करना पड़ेगा। तो सप्लायर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमर्स। कस्टमर्स जो होता है प्रायोरिटी होता है। अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर्स खरीदेंगे ही नहीं, वो हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी चलनी ही बंद हो जाएगी, उसको उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा और हो सकता है कि लिक्विडिटी भी हो जाए। नेक्स्ट आता है इंटरमीडियरीज। देखो कंपनी कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी एजेंट, ब्रोकर, होलसेलर्स के थ्रू सामान बेच रही है, रिटेलर्स तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचा रही है, और अगर एजेंट और ब्रोकर ही हमारा सामान बेचने से मना कर दे, ठीक है, तो हमारा सामान जो है कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, और कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर्स। हमारे जो राइवल्स होते हैं ना, जो हमारे ही जैसा होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स कहलाते हैं। अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स प्राइस कम करते हैं प्रोडक्ट का तो हमें भी मार्केट में बने रहने के लिए प्राइस कम करने पड़ेंगे, या फिर अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, कुछ इनोवेटिव लेकर आते हैं, तो हमें भी कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि पहले एलसीडीज चलते थे,
पहले एक नॉर्मल अपना मॉनिटर वाला कलर टीवी चलता था, उसके बाद एक कंपनी एलसीडी लेकर आई तो बाकी सबको भी एलसीडी लाने पड़े। फिर एक कंपनी एलईडी लेकर आई दीवार पे लगने वाले, तो बाकी सबको भी एलईडीज लाने पड़े। तो इस तरीके से इनोवेशन अगर मार्केट में कोई भी एक कंपनी करती है तो बाकी सबको भी उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है पब्लिक। पब्लिक में देखो मीडिया और पोटेंशियल बायर्स होते हैं। हमारे पोटेंशियल बायर्स ही अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, या फिर कोई भी पोटेंशियल बायर है, ग्रुप है, कोई भी मीडिया है, वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ गलत लिख देता है, कुछ गलत बोल देता है, तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है नेगेटिवली। हम यहाँ पर एक बहुत ही ट्रेंडिंग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर ने अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक रिसर्च बनाई थी। अब उस रिसर्च में उन्होंने अडानी ग्रुप को काफ़ी नेगेटिवली पोर्ट्रे किया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स थे उनके प्राइस गिरते चले गए और 50% तक की गिरावट आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो पब्लिक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट आते हैं अब हम मैक्रो एनवायरनमेंट पे। तो मैक्रो एनवायरनमेंट जैसे कि मैंने बताया दिया था कि पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो देखो मैक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जैसे कि इन्फ्लेशन का होना, कंज्यूमर की इनकम का कम या ज़्यादा होना, इंटरेस्ट रेट का कम या ज़्यादा होना। देखो अगर हमारी कंज्यूमर की इनकम है, आज हमारे कंज्यूमर की इनकम 1000 रुपये है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर यूनिट हमारे सामान की खरीद रहा है। अगर कल को हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो हो सकता है वो ज़्यादा कंजप्शन करने लगे, या फिर अगर हमारे कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो हो सकता है वो हमारा सामान खरीदना बंद कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा रिच है तो वो 100 वाली आइसक्रीम भी खा सकता है, कल को उसकी इनकम कम हो जाए तो हो सकता है वो 10 रुपये वाली आइसक्रीम पे आ जाए, या फिर उसकी इनकम और बढ़ जाए तो हो सकता है वो और ज़्यादा ब्रांडेड आइसक्रीम खाने लग जाए, 200 रुपये वाली आइसक्रीम खाने लग जाए हमारे प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी कंपनी को। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग कोको कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, लेकिन कभी भी रूरल एरियाज़ में जाके देखिएगा कोई भी ये नहीं कहता कि कोको कोला दे दो, वो लोग कहते हैं पेप्सी दे दो। तो उसका एक रीज़न है। जब कोको कोला सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक थी, बट क्या हुआ, किसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट ने कोको कोला को बैन कर दिया। अब कोको कोला लोग पीते थे, अब क्योंकि कोको कोला बैन हो गई तो पेप्सी लेकर आया हमारा टाटा ग्रुप। ठीक है, तो बहुत सालों तक लोगों ने पेप्सी पी, इसलिए सब लोग पेप्सी का नाम लेते हैं। तो कब वो मुद्दे पे वापस आते हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हमारा बिजनेस तक बंद हो जाता है। तो ऐसे में पॉलिटिकली गवर्नमेंट को खुश रखना चाहिए, मीन्स टू से सारी चीज़ लीगल तरीके से करनी चाहिए, तभी जाके बिजनेस चल पाएगा, नहीं तो कोको कोला वालों की तरह बंद हो जाएगा और उनके कॉम्पिटिटर पेप्सी आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, जैसे कि लोगों की लाइफस्टाइल, लोगों के कस्टम, लोगों की वैल्यूज़। और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है ना, इंडिया में की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि रूरल एरियाज़ में लोग वेस्टर्न कपड़े बहुत कम पहनते हैं, तो अगर हम एक शॉप खोल लें वेस्टर्न ड्रेसेस की रूरल एरियाज़ में, तो ऑब्वियस सी बात है चलने से तो रही। ठीक है, एक और यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि दिवाली के फेस्टिवल में जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं, ठीक है, और रंगोली कलर्स होते हैं, इनकी सेल डबल हो जाती है, डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट होते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि पहले लोग टाइपराइटर यूज़ करते थे टाइपिंग के लिए, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब कोई भी टाइपराइटर यूज़ नहीं करता, अब लैपटॉप में टाइप करते हैं और प्रिंटर से प्रिंट हो जाता है। पहले लोग कार्बन कॉपी यूज़ करते थे, कार्बन में एक ब्लू कलर का पेपर आता है जिसमें ऊपर लिखते हैं तो नीचे छप जाता है, ठीक है, दूसरे पेज पे वही चीज़ छप जाती है, बट अब लोग क्या करते हैं, फोटो कॉपी करवाते हैं, कोई कार्बन पेपर यूज़ नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट भी बहुत इफेक्ट करता है, देखो कैसे इफेक्ट करता है, जैसे कि हमारा ट्रेडमार्क का रूल होता है। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या होता है, अगर एक कंपनी रजिस्टर्ड है, एक कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो कोई भी दूसरी ब्रांड कोई भी दूसरी कंपनी सेम नाम, सेम लोगो, सेम टाइटल यूज़ नहीं कर सकती। अगर वो यूज़ कर लेगी तो उसको फाइन भरना पड़ेगा। तो ये होता है लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस, अगर कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के नज़रों में इलीगल है तो हम बिजनेस रन नहीं कर सकते। ठीक है,
नेक्स्ट आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट तो सबसे पहले आता है किसी भी बिजनेस की, अगर हम बात करें तो। जैसे कि देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट से ही तो हमें रॉ मटेरियल मिलता है। अब कोई भी कुकीज़ है या अपने बेकरी से रिलेटेड जो भी है, सबका रॉ मटेरियल क्या होता है? मेन शुगर होता है ना, फ्लावर होता है। वो कहाँ से मिलता है? पेड़ों से तो मिलता है, नेचर से ही तो मिलता है। ठीक है, हर प्रोडक्ट का एंड पॉइंट नेचर पे जाके अटकता है। अब यहाँ पर दूसरे एस्पेक्ट को देख लेते हैं। देखो, अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, कई बार डिजास्टर्स आ जाते हैं, आग लग जाती है, फ्लड आ जाती है, ठीक है, साइक्लोन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनकी वजह से बिजनेस को अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है, अब नॉर्मल लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नेचुरल एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करता ही है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में आता है स्टॉक मार्केट के डिसीजन, बॉन्ड मार्केट के डिसीजन। स्टॉक मार्केट में हमारी बिजनेस की वैल्यू जो है अच्छी चल रही है, बेकार चल रही है, तो उससे भी बिजनेस के नेटवर्क को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अभी हमने अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल सुन लिया ही था, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट मतलब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंडर जो इफेक्ट हो रहा है ना, दैट इज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट, जो कि पूरी वर्ल्ड की जो कंपनीज हैं उनको सेम तरीके से इफेक्ट करता है। जैसे कि WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कोई रेगुलेशन जारी किया है, तो हमें वो चीज़ जो है फॉलो करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। देखो, अब हम कुछ और मेजर एलिमेंट्स की बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, जो कि पूरी कंट्री की कंपनीज को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम, देखो, किसी भी देश की, डेवलपिंग कंट्री की समस्या क्या होती है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हैं तो सही, लेकिन उनका यूज़ कैसे करना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, वो हमें आता नहीं है। ठीक है, और इंडिया भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि वो भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो इसके तीन, अब यहाँ पर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीन इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं: मार्केट सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, सोशल इकोनॉमी सिस्टम। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पे। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी पूरी की पूरी, पूरा का पूरा जो सेक्टर होता है ना कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का, वो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। ठीक है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होते हैं सब चीज़ें जो होती हैं। जैसे कि, और उनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है? उनका मेन एम ही प्रॉफिट अर्निंग करना होता है। फिर चाहे उनको सामान चाहे कैसे भी बेचना पड़े, कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस का उनको हेल्प लेनी पड़े, बस सामान बिकना चाहिए और प्रॉफिट होना चाहिए उससे। ठीक है, अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि फ्री इंटरप्राइज। ये जो इंटरप्राइज होती है, ये फ्री होती है कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है, इनको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। इनको अपने अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कैसी उनकी क्वालिटी रखनी है, किसी भी चीज़ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, उनको पूरी फ्रीडम है डिसाइड करने की। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सोवेरेनिटी। अब प्रोड्यूसर ओरिएंटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोड्यूसर कुछ भी बनाएंगे और कंज्यूमर्स को वही खरीदना पड़ेगा, नहीं। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए कंज्यूमर को सोवेरेनिटी, कंज्यूमर्स को चॉइस है, वो चाहे जिसका प्रोडक्ट खरीदे, उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम्हें यही प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कंपटीशन। अब क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है, तो सारी कंपनीज प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, और जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है वहाँ तो लोग वही बिजनेस चलाने की सोचते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग ये सेम जैसा बिजनेस करते हैं, तो कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाता है, मोनोपोली ख़त्म हो जाती है। मार्केट इकोनॉमी में कभी भी मोनोपोली नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पे जो प्राइस मैकेनिज्म पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्राइस जो होता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं, ना कि डिमांड सप्लाई फोर्सेस से डिसाइड होता है। प्रोड्यूसर जो प्राइस चाहेगा वो अपने प्रोडक्ट का रखेगा। नेक्स्ट आता है सोशलिज्म इकोनॉमी। सोशलिज्म इकोनॉमी में क्या होता है, पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री सेक्टर होता है ना, वो गवर्नमेंट ओन करती है। गवर्नमेंट चाहे जो प्रोडक्शन करे, किसी भी चीज़ की करे, कितनी भी करे, गवर्नमेंट चाहे जो प्राइस रखे। ठीक है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर उनको उनको कुछ भी अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, सोशल इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट बनाने का जो डिसीजन होता है ना, उसका जो मेन जो रीज़न होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, जनता का भला करना, बस। ठीक है, इसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट तो मिल ही नहीं रहा है, जो भी हो रहा है सब चैरिटी के लिए हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो होता है या होता ही नहीं है।
जो प्रॉफिट होता है ना वो इनका फर्स्ट मोटिव बिल्कुल नहीं होता। इनका फर्स्ट मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, चैरिटी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे। मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट इंडस्ट्री के प्राइवेट के पास होते हैं तो कुछ पब्लिक के पास होते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ जैसे कि क्लासिफिकेशन होते हैं इंडस्ट्रीज़ की, कि जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर के पास है, लेकिन जो कुछ स्पेशल इंडस्ट्रीज़ होते हैं ना, जैसे आर्म्स, मेडिकल, रेलवे, ये जो होती है पब्लिक सेक्टर के पास होते हैं। या फिर पब्लिक सेक्टर के पास नहीं भी है ना, तो प्राइवेट सेक्टर को अगर कुछ खोलना है ऐसा, तो पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव कम सोशल वेलफेयर। इनका मोटिव प्रॉफिट का तो होता ही है, लेकिन गवर्नमेंट भी इंटरवेन करती है ताकि जनता को नुकसान ना पहुंचे, तो इसलिए प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी देखनी होती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। जो देश की इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट करती है और पूरी की पूरी कंट्रोल करती है वो इंडस्ट्रीज़ को। अब हम हमारी वीडियो के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में सबसे पहले आती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के इनकम और उनके एक्सपेंडिचर की पॉलिसी, जिसको कि हम बजट भी कह सकते हैं। जैसे कि बजट में गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि यहाँ यहाँ से इन इन चीज़ों से वो लोग इनकम जनरेट करेंगे और इन चीज़ों से वो खर्च करेंगे उस पैसे को। ठीक है, ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है ना, ये गवर्नमेंट के टैक्सेशन कितना किस चीज़ पे टैक्स लेंगे और कितनी कितनी किस चीज़ पे सब्सिडी देंगे, उसको भी अफेक्ट करती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है, और फिस्कल पॉलिसी का मेन पर्पस होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब समान तरीके से पैसे का बंटवारा करना, ताकि अमीर और ज़्यादा अमीर ना हो और गरीब और ज़्यादा गरीब ना हो। ठीक है, बराबर बराबर बैलेंस बना के रखना इकोनॉमी में। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसीज़। मॉनेटरी पॉलिसीज़ का काम होता है देश में अच्छे तरीके से पैसे की सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई करना। ये सेंट्रल बैंक, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो सेंट्रल बैंक द्वारा बनाई जाती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है ना, वो सेविंग डिसीजन को अफेक्ट करती है। अगर ज़्यादा मनी सप्लाई होगी तो लोग ज़्यादा पैसा सेव कर पाएंगे, कम मनी सप्लाई होगी तो लोग कम पैसा सेव कर पाएंगे। और मॉनेटरी पॉलिसीज़ इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए बनाई जाती है। ठीक है, कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ के एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR,